बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। लोकसभा इंतखाबात में हर रोज नई नई बातें, नए नए वादे और नए नए जुमले सुनने को मिल रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तरफ से बोले गए खटाखट लफ्ज को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा उस लफ्ज को पकड़ा कि अब इसी खटाखट के जरिए पीएम राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर तंज कस रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि 4 जून के बाद इंडी अलायंस टूट जाएगा। खटाखट 4 जून के बाद इंडी गठबंधन भी टूटकर बिखर जाएगा और फिर बलि के बकरे को खोजा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने इसी लफ्ज को पकड़ लिया और इसी के जरिए उत्तर प्रदेश में आज चुनावी रैली में वो कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर और इंडिया गठबंधन के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर भी जमकर बरसे। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी इंडिया अलायंस के टूटने की एक तरीके से पेशेनगोई कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के जो लीडर हैं वेस्ट बंगाल के अधीर रंजन चौधरी, वो टीएमसी सुप्रीमो और जो वहां की चीफ मिनिस्टर भी है ममता बनर्जी, उन पर लगातार हमला बोल रहे थे और वो बयान देकर कह रहे थे कि ममता बनर्जी का कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी एनडीए में शामिल हो सकती हैं। जाहिर तौर पर जब एक तरफ प्राइम मिनिस्टर इंडिया ब्लॉक के ऊपर हमलावर हो रहे थे और कह रहे थे कि ये 4 जून के बाद टूट जाएगा, तो वहीं अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर बयान देकर पीएम के बयान के ऊपर वो एक तरीके से मोहर लगा रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा हो सकता है। बहरहाल इस मसले पर हम बात करेंगे कि आखिर प्राइम मिनिस्टर ने क्यों पेशेनगोई की, क्यों भविष्यवाणी की इंडिया ब्लॉक के टूटने की, क्या वजूहात हैं, क्या सचमुच ऐसा है, क्या सब कुछ ठीक नहीं है इंडिया ब्लॉक के अंदर। इस मसले पर बात करेंगे और कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से अनिल सिंह जी हैं, बीजेपी से प्रीति शेखर हैं, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र सिंह हैं और सीनियर जर्नलिस्ट प्रभात त्रिपाठी जी और साथ ही वसीम अकरम त्यागी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। अनिल सिंह जी, जाहिर तौर पर ये कांग्रेस के ऊपर हमला है और कांग्रेस ही इंडिया जो एक ब्लॉक है, इंडिया गठबंधन है, उसको लीड कर रही है मोटे तौर पर। क्या कहेंगे ये जो 4 जून के बारे में भविष्यवाणी की है, पेशेनगोई की है प्राइम मिनिस्टर ने, कितनी सच्चाई है इसके अंदर? देखिए, प्रधानमंत्री के वक्तव्यों पे और उनकी भविष्यवाणी पर बात करने जी और बात सुनने के मूड में इस समय देश की 140 करोड़ जनता नहीं है। लोग, आप समझ रहे होंगे, आप पल पल की नजरों को जो चुनावी जो माहौल है उसके में नजर रखे हुए हैं। किस तरीके से प्रथम चरण से लेके जो चौथा चरण कंप्लीट हुआ है, आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि प्रधानमंत्री की भाषा और उसकी गरिमा किस तरीके से प्रधानमंत्री खुद गिराते जा रहे हैं। कभी वो मुस्लिम लीग की बात करते हैं, कभी वो मछली मांस की बात करते हैं, कभी फिर उसके बाद ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों की बात करते हैं, घुसपैठियों की बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों से जुड़े हुए सवाल का वो जवाब नहीं देते हैं। आप पूरे चुनाव में ये पाएंगे कि वो बेरोजगारी के लिए एक शब्द नहीं बोल पाए, वो महंगाई पर एक शब्द नहीं बोल पाए। जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं पिन पॉइंट कि आपने 2 करोड़ नौकरियों की बात करी थी, आपको 2013-14 में आप अपने चुनावी प्रचार में 2 करोड़ नौकरियां पर ईयर देने की बात आपने कही थी। आज आपने कितनी नौकरियां दी, इस पे सरकार खामोश है। 30 लाख नौकरियां सरकारी महकमे की भर्तियां हैं जो सैंक्शन पोस्ट हैं, आज तक वो फिल नहीं किए गए हैं। सेना में पिछले 4 सालों से कोई भर्ती नहीं हुई है। देखिए, हिंदुस्तान में चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे महिलाओं की बात हो, किस तरीके से महिला अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देखिए कि बिल्किस बानो के अपराधियों को जिस तरीके से गारलैंडिंग करी जा रही थी प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के द्वारा, मणिपुर में महिलाओं की क्या स्थिति थी, पूरा देश आपने देखा, महिला पहलवानों की क्या स्थिति रही और किस तरीके से सरकारी और प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के शह पर जिस तरीके से जो अभियुक्त हैं उनके साथ सरकार खड़ी नजर आ रही है। ये दर्शाता है, चाहे मैं यहाँ पे एक और वर्ग किसानों की बात भी करना चाहूंगा कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री ने उनकी आय को दुगनी करने की बात करी थी 2022 तक। 700 किसान सड़क पर बैठे बैठे शहीद हो गए। प्रधानमंत्री साहब ने एमएसपी की गारंटी का वायदा किया और फिर भी मुकर गए। ये सारे जरूरी सवालात हैं जिसका जवाब प्रधानमंत्री के मुख से आए तो अच्छा है, लेकिन प्रधानमंत्री साहब
सिर्फ यही हवाई बातें कर रहे हैं। जिस तरीके से जुमलों की बरसात हो रही है, सच्चाई अगर आप देखें तो हिंदुस्तान की करेंसी टूट रही है। प्रधानमंत्री साहब बड़ी बड़ी बातें करते थे कि डॉलर का रेट जब गिरता है, रुपए का अवमूल्यन होता है, तो कैसे पिछले सरकार के पहले किया करते थे। आज रुपए का अवमूल्यन 26% तक हो चुका है। 65 रुपए का जो $1 हुआ करता था वो अब बढ़कर 83 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। निवेशक हिंदुस्तान से भाग रहे हैं। हिंदुस्तान की जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगातार छीड़ होता जा रहा है। व्यापार घाटा बढ़ रहा है और इवन चाइना के साथ भी हमारा व्यापार घाटा लगातार 1 लाख करोड़ रुपए को ऐतिहासिक स्तर को नीचे पहुंच चुका है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को नजरअंदाज करके सिर्फ शिगोफेबाजी से देश को बांटने का काम कर रही है और चुनाव जीतने की एक मशीन बनकर रह गई है, वो देश उसकी नब्ज को समझ रहा है। और 2024 में जनतंत्र और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में लोग मोदी साहब के जितने भी जुमले हैं सबको नकार देंगे। ठीक है, प्रभात त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगा, चूंकि जवाब जो है वो प्रीति सिंह से भी हम लेंगे। प्रीति शेखर जी हमारे साथ हैं, मगर एज ए जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है? देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, कोई मतलब जो है कोई बात कह रहे हैं, तो अमूमन ये माना जाता है कि वो संजीदगी होगी या कुछ उनके पास जो है वो मतलब कोई फीडबैक होगा, इनपुट्स होंगे। क्या चूंकि उत्तर प्रदेश में बोल रहे थे और वो राहुल गांधी की उस बात को या उस जुमले को या उन अल्फाज को उन्होंने पकड़ लिया खटाखट को, और उसी को लेकर के बहुत सारी बातें, बहुत सारे जुमले उन्होंने भी घड़े आज, और वो बोला उन्होंने। 4 जून की बात हो रही है और 4 जून को लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो इंडी गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से टूट जाएगा, बिखर जाएगा, बलि का बकरा ढूंढा जाएगा। इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश में अभी भी 41 सीटों पर इलेक्शन होना बाकी है? देखिए रब्बानी साहब जी, अभी मैं कांग्रेस के हाइक की बात पूरी सुन रहा था। जी जी, प्रवक्ता लोग मुद्दे तो बहुत अच्छे रखते हैं, लेकिन इनसे ये पूछिए कि इनके नेता जो हैं वो कोई ना कोई बॉल ऊपर जो उछालते हैं वो सैर ऊपर कर लेते हैं। चाहे वो सैम पित्रोदा का मामला हो, चाहे मणिशंकर अय्यर का हो। ये देखिए, चुनाव के समय चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं दोनों तरफ की बात कह रहा हूं, जब मुद्दे पीछे हो जाते हैं और ये इस तरीके की बातें जो हैं वो पहले एक बिल्कुल मुद्दे के तौर पे इसको बना दिया जाता है मंच में, जब चुनावी मंच सस्ते हैं जी। वही काम कांग्रेस भी करती है, वही काम भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस बहुत वो है। सैम पित्रोदा का बयान आ गया, कांग्रेस का वो व्यक्ति था, कोई भाजपा का नहीं था। मणिशंकर अय्यर बयान देते हैं, वो भी भाजपा का। सहयोगी दल के नेता बयान देते हैं, वो भी इंडिया गठबंधन के ब्लॉक के लोग हैं। आज प्रधानमंत्री ने जो बात बोली वो उन्हीं राहुल की भाषा को उन्होंने आज खटाखट वाला मामला उन्होंने क्लियर कर दिया। अब आप जो कह रहे हैं, देखिए चुनाव का लगभग 4 चरण समाप्त हो गया है। 300 से ज्यादा सीटें, 450 सीटें ईवीएम में कैद हो गई। अब जो 97 सीटें भारतीय जनता पार्टी की 163 सीटों पे 3 चरण का चुनाव होना है। अमित शाह ने कह दिया, उनको इंटेलिजेंस थी कि 272 को हम प्राप्त कर चुके। अब ये जो बोनस के रूप में जाएगा, 400 पार का नारा दिया। 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने क्यों दिया, ये समझना होगा। 7-8 महीने पहले एक साइकोलॉजिकल पार, जिसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के लिए 400 का नारा रखा गया। उसके बाद क्या क्या चीजें खुल के आई, कह रहे भैया ये 400 आ जाएंगे संविधान खत्म कर देंगे, ये 400 आ जाएंगे, ये भाजपा यही चाहती थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आपको पिच पे खिलाती है और आप उस पिच पे खेलने लगते हैं। और आपके राष्ट्रीय नेतृत्व प्रवक्ता जी तो सारी बातें अच्छी कर रहे थे, ये मुद्दे पे बात है, ये मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, ये महंगाई है, बेरोजगारी है, सारी चीजें हैं। अरे आप उस मुद्दे को बना क्यों नहीं पाते हैं? आखिर जब चुनाव का माहौल आता है तो प्रधानमंत्री को ये बात बोलनी पड़ती है। उन्होंने आज जो खटाखट की बात की वो इसीलिए राहुल गांधी के मुंह से स्लिप हो गया। उन्होंने खटाखट कर सक लिया, उन्होंने कहा भाई अब 3 चरणों में शब्दों का इस्तेमाल करो। लेकिन एक बात कहूंगा, जो प्रधानमंत्री ने आज बात कही, केजरीवाल भी जब तिहाड़ जेल में गए थे, पता नहीं कौन से वो ज्योतिष से मिले या ज्योतिष का काम सीख गए, उन्होंने भी एक बॉल फेंकी कि जो है 4 जून के बाद योगी नहीं रहेंगे, 4 जून के बाद अमित शाह के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये दोनों तरफ से बात हो रही है। और ममता बनर्जी का आज का बयान मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि हम बाहर से समर्थन देंगे। क्या मतलब हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री पद को लेके इधर राहुल गांधी के साथ आज खड़गे जी थे, कल थे, और राहुल गांधी और केजरीवाल आज से, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का भी खुल के सामने नहीं आया कि आप किसको प्राइम मिनिस्टर स्वीकार करेंगे। तो इंडिया ब्लॉक में अभी ये तय नहीं है
एक तरफ कांग्रेस ये चाहती है कि हमारा युवराज प्रधानमंत्री बने, हमारा व्यक्ति बने, तो जो रीजनल तरफ है जो लगातार मजबूत है अपने अपने राज्यों में, वो कैसे स्वीकार कर लेंगे? तो ये जो मुद्दे हैं ये इश्यूज बनने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है, आप भी देखते हैं। ठीक है त्यागी जी, कैसे आप देखते हैं? वसीम अकरम त्यागी साहब, कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए बीजेपी से जवाब लेना है, मगर पहले वो सुन ले आप सबको कि आप सब क्या कह रहे हैं। जी। उसके बाद जो है उनका बोलना वो मेरा ख्याल के ज्यादा वो अहम हो जाएगा, क्योंकि रूलिंग पार्टी है वो, और उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च लीडर हैं, जो देश के प्राइम मिनिस्टर भी है, वही साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई 4 जून के बाद इंडी ब्लॉक जो है वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, और जाना ना जाने कौन कहां चला जाएगा, मतलब, और बलि का बकरे की बात वो कर रहे हैं। देखिए ये इंडिया को लेकर के जब से इंडिया वजूद में आया, जी, इंडिया अलायंस, तब से पहले तो पूरे बीजेपी की तरफ से पूरी एक माथापच्ची की गई कि किस तरह से इस नाम की काट को तलाशा जाए, लेकिन वो नहीं मिल पाई। तो फिर आखिरकार तय ये हुआ कि इंडिया नहीं बोलना है पूरा, इंडी बोलना है, इंडिया अलायंस बोलना है। उसके बाद से फिर इंडिया में फिर भगदड़ मची, रालोद से चले गए, जयंत चौधरी चले गए छोड़कर, जेडीयू चली गई छोड़कर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई, एकजुटता का अभाव जो दिख रहा था। फिर उसमें कमलनाथ के बयानबाजी, मध्य प्रदेश का इलेक्शन आ गया राजस्थान का, फिर कमलनाथ की बयानबाजी, फिर यहाँ यूपी में अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, इनकी अखिलेश पर टिप्पणी, बाद में फिर मान मनोबल, ये सारी चीजें होती रही उसमें। एकजुटता का जो अभाव इंडिया में शुरू से जो माना जा रहा था कि एकजुटता की कमी है, वो कहीं ना कहीं नजर आई। उसी को प्रधानमंत्री ने आज जो है कैच किया है एक तरह से, और उसी को उछाल के फेंक दिया है विपक्ष की तरफ। अब विपक्ष के पास, विपक्ष को अब या तो सफाई देनी है उस पर कि हम बचेंगे 4 जून के बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा। एक तरह से वो ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री मनोवैज्ञानिक तौर पर कि 4 जून को हम जीत रहे हैं और इंडिया बिखर रहा है, यानी इंडिया अलायंस ये बिखर रहा है। तो इसलिए पहले ही वो जैसे उनका बॉडी लैंग्वेज है, उससे लगता है कि भाई वो यकीनी तौर पर जो है वो अपने आप को इतना बड़ा करके दिखाते हैं कि वो वाकई बहुत बड़े हैं, महामानव हैं। तो वाकई इस मनोवैज्ञानिक दबाव को देना चाहते हैं विपक्ष को, और विपक्ष उसके झांसे मार रहा है। इस बीच में अधीर रंजन जैसे नेताओं के बयान आ जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, या और नेताओं के बयान आ जाते हैं किसी और नेता के। अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया के साथ में, लेकिन वहां सामंजस्य की कमी आपको नजर आएगी। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बयानबाजी उसमें लगातार हो रही है कि सम्मान नहीं मिल रहा है, ये हो रहा है, वो ये सारी चीजें हैं, और इसी चीज का बीजेपी फायदा उठा रही है। और इस सारी बातों में जो मुख्य मुद्दे हैं जनता के, उन पर बात नहीं हो पा रही। अब उन्होंने कह दिया, राहुल गांधी की बात पकड़ ली उन्होंने, खटाखट आगे बढ़ गए अपनी बात को कह करके वो। लेकिन 10 साल का समय उन्हें दिया है देश ने, 10 साल में उन्हें अब शिकायतें नहीं करनी है, ठीक है, उन्हें बताना है कि 10 साल में हमने क्या किया है, और आगे क्या करने वाला है, आगे वो करना क्या है उनको, इस पर उन्हें अपने आप को बताना है। देखिए कई बार तो वो इशारों में कह चुके हैं कि बहुत बड़े फैसले लेने वाला हूं मैं। देखिए उन्होंने इशारों में कहा तो है जी, लेकिन ये देश जानना चाहता है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में आखिर क्या है, ठीक है, वो कहां है, उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। बीजेपी बात कर रही है कांग्रेस की, कांग्रेस के घोषणा पत्र की, उसकी बातें कर रहे हैं कि इनके घोषणा पत्र में ये है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन आपके खुद के घोषणा पत्र में क्या है उसके कोई बात नहीं कर रहे। वो कह रहे 400 पार दीजिए तो सब कर देंगे, 400 पार दीजिए, मतलब 400 पार को उन्होंने टारगेट बनाया हुआ है, तो ताकि प्रचंड बहुमत रहे, और प्रचंड बहुमत लेने के बाद वैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए पूरा दबाव है कि 400 पार का इस्तेमाल किया गया है का, या ये प्रेशर बनाने के लिए। और प्रभात त्रिपाठी जी भी वही बात कह रहे हैं। प्रीति शेखर जी आप बताइए, ये जो प्राइम मिनिस्टर का आज का बयान था, और वो एक तरीके से भविष्यवाणी उन्होंने की है, पेशियन गोई उसको बोलते हैं उर्दू में, की है कि 4 जून के बाद या 4 जून की शाम तक ही जो है वो जैसे रिजल्ट्स आएंगे, इंडी गठबंधन पूरी तरीके से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ये कहां से इनपुट्स हैं, मतलब, और क्या है इस बयान की सच्चाई? चूंकि आप पार्टी के लीडर हैं, क्या है आपके पास फीडबैक, क्या बताएंगे? सबसे पहली बात तो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस बात को रखा है लोगों के सामने कि 4 जून के बाद विपक्ष बिल्कुल बिखर जाएगा, और इस बात का आपने पूछा कि इनपुट कहां से आया, तो यह सारा इनपुट हमें विपक्षी दलों से ही मिलता आया है। मैं इसके इतिहास में जाती हूँ। इंडी अलायंस जो बना, इसके सूत्रधार थे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी,
और हमारे बिहार में गया का बहुत बड़ा स्थान और महत्व माना जाता है। वहां पर लोग अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान दिया करते हैं जी। तो जिस बिहार से इंडी अलायंस की शुरुआत हुई, उस इंडी को पिंडी भी उसी बिहार की धरती से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दे दिया। वो इंडी अलायंस से अलग हो गए, यानी कि जो सूत्रधार थे वो ही अब किनारा कर लिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी पर भरोसा जताया। अब आज ये बगल के एक बहुत बड़े क्षेत्र उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी तो टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं थे राहुल जी को। दोनों में सामंजस्य बनाने में ही बहुत लेट लगा। अब फिर बगल में आ जाइए आप पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है वो देख लीजिए। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों आपस में लगातार लड़ रहे हैं। कोई उनका कोई सामंजस्य ही नहीं है, ना तो उनके बयान से ना तो किसी अन्य बातों से। अब आप बिहार की बात कर लें तो इंडी अलायंस का जो प्रमुख दल है राष्ट्रीय जनता दल, तो ये जब इनके नेता लालू जी जब बयान देते हैं कि ये आरक्षण जो है वो हम ये धार्मिक आधार पर देने के लिए जाएंगे, तो उससे फिर कांग्रेस किनारा कर लेती है। यानी कि ये जो इंडी में जितने डॉट हैं वो एक्चुअल में इन सारे गठबंधनों के बीच में डाउट है। और इन आपसी गठबंधन के दलों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है और उस भरोसे के लगातार ये लोग आपस में तोड़ते जाते हैं। इसलिए इससे बड़ा इनपुट हमें और क्या मिल सकता है कि ये लोग जब खुद बिखरे पड़े हैं तो 4 जून परिणाम के बाद तो फिर ये निश्चित रूप से ये टूटकर बिखर जाने वाले हैं। और देखिए मैं एक एक करके मुझे तीनों हमारे पैनलिस्ट का जवाब भी देना है, तो वक्त मुझे चाहिए। ठीक है। और देखिए अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि हाँ ये लोग विकास की चर्चा नहीं करते हैं। अरे हम तो चाहते हैं कि आप विकास की चर्चा करें, लेकिन कहीं आप सनातन को आपके स्टालिन जी गाली देने लगते हैं, कहीं आप धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात करने लगते हैं, कहीं आप जो है रामनवमी के जैसे पवित्र समय में आप मांस मछली खाते हुए लोगों को चिढ़ाने के लिए पोस्ट करने लग जाते हैं। तो ये सब मुद्दे तो आप ही दे रहे हैं जनाब, और मुद्दे की बात तो हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमसे कोई तर्क करे कि किस प्रकार से मैं पिछले 60-65 वर्षों के कांग्रेस शासन काल की बात मैं नहीं करती। मैं मात्र 10 साल मनमोहन सरकार और हमारे 10 साल मोदी सरकार के अगर कार्यकलापों की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मैं सिर्फ उसी मुद्दे की बात करती हूं कि हमारी सरकार ने 10 सालों में कितना काम किया है जो लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। वो जनता को दिखाई पड़ता है और वो अपना लंबी कतार लगाकर वोट के रूप में, आशीर्वाद के रूप में वो मोदी जी को फिर चुनने जा रहे हैं। वापस आऊंगा प्रीति जी, वापस आऊंगा, पूरा मौका मिलेगा और भी। हाँ। 2 मिनट, मुझे बहुत कम समय दे रहे हैं आप। हाँ। मैं पूरी बात करती हूँ, हमारे तीनों का जवाब देना है। नहीं तीनों का नहीं, देखिए सुन लीजिए पहले। प्रीति जी सुन लीजिए, आप बोलिए, प्लीज बोलिए, कोई मना नहीं करेगा, पर ऐसा मत बोलिए कि तीनों का जवाब। एटलीस्ट प्रभात जी ने तो आपकी तरफ की बात की है, तो अगर आपको कहना है कि 2 का जवाब दे दीजिए आप, वसीम अकरम त्यागी का और जो है अनिल सिंह जी का, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, तो आपके बाद में उनके पास जाऊंगा। बोलिए, आप पूरी बात कीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं वही बात कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में आप देखिए कि हमने अपने 10 साल के विकास की योजनाओं के माध्यम से देश के 25 करोड़ लगभग लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। लेकिन उसके बावजूद भी जो जरूरतमंद है वैसे 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम लोग अनाज देने का काम कर रहे हैं। हम लोग 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है। हमने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने स्वास्थ्य बीमा का जो आयुष्मान भारत का कवच हमने दिया है। और लोग कहते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग कुछ नहीं है भाजपा की, तो हमारी प्लानिंग भी सशक्त है, हमारा नियत भी अच्छा है और हमारी नीति भी अच्छी है। अगर ऐसा नहीं होता तो 0 बिजली बिल करने का टारगेट हमारी सरकार ने लिया है। 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को आयुष्मान कवच देने का काम का संकल्प हमारी पार्टी ने लिया है। और 2014 और 2019 के चुनाव में जो हमारे संकल्प थे उसमें 95% से 99% संकल्पों को पूरा करने का काम भी हमारी सरकार एनडीए ने। ठीक है, वापस आऊंगा प्रीति जी। अब मुझे मौका दीजिए कि मैं जाऊं धर्मेंद्र सिंह जी के पास, समाजवादी पार्टी से हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी बात कही। एक तो वही बात कि 4 तारीख के बाद यानी 4 जून के बाद जैसे रिजल्ट आएंगे तो इंडी ब्लॉक जो है या इंडी गठबंधन वो बिखर जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि शहजादे चाहे लखनऊ के हों या दिल्ली के, वो गर्मियों की छुट्टी मनाने विदेश भाग जाएंगे खटाखट। ये जो लफ्ज है ना, ये मतलब जो राहुल गांधी ने बोला था उसको पकड़ लिया प्राइम मिनिस्टर ने। अब देखते हैं कि अगले कितने दिन तक ये लफ्ज उनकी जबान पर रहता है। जी, सवाल ये है कि ये कौन कह रहा है जी। अंतर विरोधों से घिरी हुई भारतीय जनता पार्टी, जिसका पुराना इतिहास रहा है कि जो इनके साथ रहे, चाहे
महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना इनकी पुरानी साथी थी, आज उनका क्या हाल हुआ, किस तरह से उनकी पार्टी के साथ इन्होंने छल किया। पंजाब के अंदर अकाली दल जो बहुत इनकी पुरानी साथी थी, आज वो कहाँ है, क्या हाल है। बिहार के अंदर नीतीश जी किस तरह से उनके लिए दरवाजे बंद किए थे, लेकिन आज बेबसी में किस तरह से आपने रोड शो की उनकी तस्वीरें देखी होगी, और वो एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनको अपना निशान जबरदस्ती पकड़ा करके किस दबाव में कैसे उनको टहलाया। और दूसरे पूरे देश के अंदर तमाम जिन पे आरोप लगाते रहे उन सबको, किसी को राज्यसभा, किसी को डिप्टी सीएम, किसी को अपने पार्टी की कमान सौंपने वाली भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टियों के बारे में न बोले तभी अच्छा है जी। अब सवाल आता है, इन्होंने तमाम जो वादे किए थे उस पर तमाम हमारे पैनलिस्टों ने विस्तार से बात रखी, किस तरह से 2014 में जिन संकल्पों और जिन वादे के साथ भारतीय जनता पार्टी आई थी उसको एक भी नहीं पूरा कर पाई। जो बुनियादी सवाल थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि आबादी चिंता, उस पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं। इन्होंने कहा मैं विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी मैंने बना दिया। और किस देश में दुर्भाग्य है इस देश का कि जिसमें 2/3 जनता सिर्फ 5 किलो राशन पर है बकौल भारत सरकार, वो कहते हैं कि हम दुनिया की जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। अरे आप तो जीडीपी के मामले में 136वें स्थान पर है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 144वें स्थान पर है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 128वें स्थान पर है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, आप जिनसे तुलना करते हैं, जिस यूके को आप पछाड़ करके गए, वहां मिनिमम वेजेज 1 घंटे में 11.58 पाउंड है मिनिमम वेजेज पर आवर। आप मनरेगा में 230 रुपए देते हैं पूरे दिन का एक व्यक्ति को खटाने के लिए, जो आप महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी स्कीम के तहत भारत सरकार ने 230 रुपए निर्धारित किया, उसको भी बढ़ाने की हिम्मत या हिमाकत भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है नहीं कर पाई। अब नौजवान पूछ रहा है जब कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से 20 करोड़ नौकरियों को क्या होगा। किसान पूछ रहा है कि 2022 तक आपने हमारी आय दोगुनी करने का वादा किया था, वो क्या हुआ, आपने हमारा वादा क्यों नहीं पूरा किया, आपने हमें जो मूलभूत जरूरतें थी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, क्यों नहीं दिया। अलबत्ता 750 किसान जो अपनी जायज मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, उनके सामने ना अपने कीले ठोक दी, न केवल बुलडोजर ही नहीं खड़ा कर दिया, बल्कि आपने उन ड्रोन से जो सीमाओं की रक्षा के लिए खरीदा गया था, उनसे आपने किसानों पर गोले बरसाने का काम किया। महिलाएं हमारी बहनें पूछ रही कि मणिपुर के अंदर हमारे साथ अन्याय और अत्याचार होता रहा और भारत के गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जी आंखें मूंद करके बैठे रहे। कठुआ के रेपिस्टों को माला पहनाने वालों को आपने पार्टी से निकालने के, उनके खिलाफ बोलने की हिमाकत नहीं की। हाथरस के अंदर जिस तरह से बेटी को आपकी सरकार ने न्याय नहीं दिया और उसको प्रॉपर उसकी अंत्येष्टि नहीं हो सके, रीति रिवाज साथ मट्टी का तेल डाल करके जला दिया, वो सवाल पूछ रही है, हमारी बहनें पूछ रही है। आपने दंगा की बात की थी, आपने नूह दंगे पर, मुंबई के अंदर दंगे, दिल्ली के अंदर दंगे पर, मणिपुर के दंगे पर आपकी जबान नहीं खुलती है। आपने कश्मीर को शांति की बात की थी, कश्मीर में वो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में कैंडिडेट नहीं खड़ी कर पा रही है। आप सीमाओं की बात करते थे, आपके सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा 4000 वर्ग मील जमीन चाइना ने कब्जा कर लिया। आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते थे, सोनम वांगचुक जी किस तरह से धरने पर बैठे हैं, कह रहे हैं यहाँ की डेमोग्राफी बदली जा रही है, यहाँ की संस्कृति बदली जा रही है, आपकी जबान नहीं खुल रही है। नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे पर आपने कुछ वादा किया था, लेकिन अब आप उसको भूल गए हैं। तो सवाल यह है कि पूरे देश के अंदर जिस तरह से भाषणों में आप कहते थे 140 करोड़ लोगों के विश्वास की बात मैं करता हूं, लेकिन आप भाषणों में कह रहे हैं कि आपका हक मुसलमानों को दे दिया जाएगा। ये कहते हुए देश के प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आती। संविधान की शपथ लिए है, क्या संविधान में इस देश में रहने वाला मुसलमान उतना ही बड़ा नागरिक भारत का नहीं है जितना अन्य लोग हैं? अगर आप इसको नहीं मानते हैं, इसका मतलब आप संविधान बदलना चाहते हैं। तो हमने बात कही है जनता के बीच में, जनता उस बात को समझ रही है। तो हम लोग और पूरी जनता ने मत बनाया कि संविधान बदलने का कुचक्र रखने वाली भारतीय जनता पार्टी, गरीबों का हक छीनने वाली, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का, दलितों का हक और हुकूक छीनने वाली सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। इसका परिणाम है पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण और चौथे चरण के बाद क्रमशः प्रधानमंत्री जी के भाषणों देख ले, जो विकास से शुरू हुई थी और उसके बाद घुसपैठिए, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले पाकिस्तान से लेकर के, और फिर उसके बाद मंगलसूत्र छीनने वाले, भैंस छीनने वाले, संपत्ति छीनने वाले से लेकर के अडानी अंबानी तक पहुंच गई है। ठीक है, अब जनता ने बंद करा अनिल जी आऊंगा सर, वापस आऊंगा क्योंकि और भी बहुत सारी बातें हैं जिस पर होना है। अनिल सिंह जी देखिए, असल में ये जो बीच बीच में सवाल उठते रहते हैं इंडिया ब्लॉक के ऊपर, वो शायद इसलिए कि शुरुआत में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। जेडीयू जो सूत्रधार थे एक तरीके से, देखिए ये तो सच बात है कि नीतीश कुमार जो है वही सब कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनाया, वही लेकर के आए, वही सब कुछ कर रहे थे। फिर
जब 5 राज्यों में इंतखाबात हो रहे थे, असेंबली इंतखाबात, तो उस वक्त शिकायतें आ रही थी। वो बार बार ये कह रहे थे कि वक्त ही नहीं है कांग्रेस के लीडर्स के पास कि वो इंडिया के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए कुछ वक्त निकालें और बातचीत करें। और उस वक्त जैसे अभी वसीम अकरम त्यागी साहब भी जिक्र कर रहे थे कि कमलनाथ का भी कई बार जो है वो इस तरह का एटीट्यूड था, उनके भी कई ऐसे बयान थे अखिलेश यादव को लेकर के जिन्होंने खटास को थोड़ा बढ़ाया उस वक्त। ठीक है साहब। और फिर जो अजय राय हैं वहाँ के उत्तर प्रदेश के आपके कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उनके भी बयान कुछ इस तरह के आए थे। हालांकि सब बाद में मान मुनव्वल हो गई, तमाम जो है वो हालात को बेहतर करने की कोशिश की, मगर जेडीयू चला गया। उसके बाद आरएलडी जो है उत्तर प्रदेश से एक अच्छा लीडर जो था वो, और एक अच्छा अलाई, एक अच्छी पार्टी, वो भी साथ छोड़ करके चली गई। ममता बनर्जी जो है वो किस तरीके से उन्होंने इंडिया गठबंधन की परवाह किए बगैर 42 की 42 सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार उतार दिए, और अब वो कह रही हैं कि मैं बाहर से जरूरत पड़ी तो बाहर से सपोर्ट करूंगी। ठीक है साहब, ये सारी बातें हुई। अगर हम दिल्ली प्रदेश की बात करें, दिल्ली सूबे की बात करें, तो दिल्ली सूबे के जो आपके स्टेट प्रेसिडेंट थे वो अरविंद सिंह लवली, वो पार्टी छोड़ करके चले गए क्योंकि उनको पसंद नहीं था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के लड़ें। हालांकि और भी वजूहात थी, पर्दे के पीछे सच्चाई कुछ और भी थी, मगर उन्होंने ये बड़ी वजह बताई, वो जो है फिर वापस बीजेपी में चले गए। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है उसकी पीछे की वजह शायद ये भी हो सकती है कि वजह तो इंडिया ब्लॉक के बहुत सारे दलों ने या इंडिया ब्लॉक के लीडर्स ने दी है, खुद आप लोगों ने दी है कि प्राइम मिनिस्टर को ये बोलना पड़ रहा है। वजूहात आप देते हैं, फिर वो बोलते हैं। इस देश का मुखिया, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री एक भी मतलब की बात नहीं करता है देशवासियों के, लेकिन आप लोग सवाल इंडिया गठबंधन कैसे बन रहा है, नीतीश कुमार का कितना बड़ा रोल था, आप इस पे कर रहे हैं। नीतीश कुमार का रोल कितना बड़ा था हमें समझ में आ गया है। जिस तरीके से वो देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ चले गए, उसकी व्याख्या आप समझिए कि उनकी इंडिया गठबंधन की प्रति कितनी बड़ी उनकी भूमिका रही होगी। खैर, अब वो बीत चुका एपिसोड है, उस पर हमें कोई बात नहीं करनी है। मैं आपके माध्यम से अपना रोल जो है उसको प्ले करना चाहूंगा कि इस समय देश में, अभी आपने खटाखट बहुत बातें करी, मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का शब्दकोश बहुत ही संकुचित है। उनको शब्दों की जानकारी जब तक टेलीप्रॉम्प्टर उनके सामने ना हो तो उनके सामने पाकिस्तान, मुस्लिम लीग, मांस, मदिरा, मछली और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले गाय, भैंस, मंगलसूत्र, इससे ज्यादा उनको जानकारी नहीं है। देश अब समझ गया है कि अब सिर्फ जुमलों से काम नहीं चलेगा। अभी हमारी मित्र यहां पे बैठी थी, वो बताएं कि जो 100 स्मार्ट सिटीज की बात करी थी प्रधानमंत्री ने, आपके पास इनको नक्शा दीजिए, बताइए उंगली से कि कौन सा एक स्मार्ट सिटी हिंदुस्तान में बना हुआ है। देश इस समय देख रहा है कि किस तरीके से सारे के सारे भ्रष्टाचारी और व्यभिचारी एक तरफ प्रधानमंत्री के पीछे लामबंद होते जा रहे हैं। देश की सारी मशीनरी, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सब के सब विपक्ष के नेताओं को जिस तरीके से टारगेट करती है, और जब वो पाला बदलकर बीजेपी के पीछे या मोदी साहब के पीछे चले जाते हैं, तब वो सारी की सारी एजेंसियां खामोश बैठ जाती हैं। देखिए, हमने वायदा किया है कि जिस दिन 1 जुलाई को हम सारे के सारी जो गृहिणियां हैं उनके खाते में 8,500 रुपए डालेंगे, खटाखट। और मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से ये मोदी सरकार ने देश की संपत्ति को अडानी, अंबानी सरीखे 22 उद्योगपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए का देने का प्रयास किया है, हम उसकी पूरी तरीके से विरोध करते हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म का जो मॉडल बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी साहब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम वो होने नहीं देंगे। हिंदुस्तान के 140 करोड़ जो लोग हैं, देश की संपत्ति पर उनका बराबर का हक बनता है। और मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जो भी हमने अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में लोगों को वायदे किए हैं, वो कहीं भी स्टैंड नहीं करता है जिस तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा मोदी साहब ने किया है। जो सवाल बनते हैं हमें उसके पूछने की जरूरत है। आप अपने मित्रों को, आप अपने साथियों को जिस तरीके से एजेंसियों को से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो आप भ्रष्टाचार की बात किया करते थे 2013-14 में, आज सारे के सारे हिंदुस्तान के जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो आपके पीछे लामबंद होते जा रहे हैं। आप अजीत पवार की बात किया करते थे, 70,000 करोड़ नजर आते हैं। यही सुन लीजिए मैडम प्रीति जी देखिए, उन्होंने भी सुना आपको, आप भी प्लीज सुन लीजिए, फिर आपके पास ही आएंगे, सुन लीजिए। जी धन्यवाद रब्बानी जी। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस 70,000 करोड़ की घोटाले की बात प्रधानमंत्री मोदी साहब रैलियों में करते थे, अजीत पवार के लिए उनको 4 दिन के बाद, इलेक्शन के बाद उनको उप मुख्यमंत्री के पद से नवाजा जाता है। प्रफुल्ल पटेल की फाइलें गायब हो जाती है। हेमंता विश्व शर्मा
शुभेंदु अधिकारी, रेड्डी ब्रदर्स, जिसके खिलाफ 30,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है, आज वो सारे के सारे बरी हो गए हैं। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति पिछले 8 सालों में 500 गुना बढ़ गई, वो अडानी की बात मैं कर रहा हूं, और देशवासियों की जो संपत्ति थी पर कैपिटा इनकम, वो आज हमारी बांग्लादेश से भी नीचे हो गई है। ये देश समझ रहा है। आप एक व्यक्ति को, एक उद्योगपति को हिंदुस्तान का 30% एयरपोर्ट, पोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ आप देते जा रहे हैं। ये कैसे चलेगा? देश आपसे सवाल पूछेगा, विपक्ष आपसे सवाल पूछेगा, और हिंदुस्तान की जनता को आप अब और गुमराह नहीं कर सकते। आप देश को बांटने की राजनीति नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री साहब कभी कभी महंगाई की बात कर ले, कभी बेरोजगारी की बात कर ले, महिला सुरक्षा की बात कर ले, मणिपुर के हालात पर बात कर ले, लेकिन प्रधानमंत्री साहब 56 इंची प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं पहुंच पाए, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। इनका कम्युनिकेशन स्किल की बड़ी बड़ी बातें होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि एक बार भी, पिछले 1 महीने से चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है रब्बानी साहब, आप खुद एक खोजी पत्रकार रहे, आप एक शब्द, एक बार भी प्रधानमंत्री के जो भाषण है उनको समझिए। सिर्फ और सिर्फ बांटने की बातें करते हैं। हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान। प्रीति जी से जवाब ले लेते हैं। प्रीति जी देखिए, ये बात तो सच है कि पहले फेज तक प्राइम मिनिस्टर मोटे तौर पर वो हिंदू मुस्लिम का जिक्र नहीं लेकर के आए थे, मगर 21 अप्रैल को राजस्थान में बोलते हुए, बांसवाड़ा जो जिला है वहां पर बोलते हुए हिंदू मुसलमान का जिक्र कर लिया। और हालांकि अभी बाद में उन्होंने एक टेलीविजन चैनल पर कहा कि नहीं, मैं कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, और ज्यादा बच्चे पैदा करने का मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदुओं की बात, मुसलमानों की बात कर रहा हूं, वो तो कमजोर तबकों में होते हैं। इस तरह की बात को उन्होंने लपेटने की कोशिश की। मगर ये तो सच्चाई है जो सवाल उठा रहे हैं अनिल जी की भाई एक बार भी जिक्र जो है वो, चूंकि महंगाई का सिर्फ एक बार जिक्र है, मतलब आपके मैनिफेस्टो में भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते महंगाई के ऊपर। और जो मणिपुर का मसला है वो तो साल भर से भी ऊपर हो गया, वहां के जो हालात हैं उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बातें जो है वो नहीं, आप लोग भी अवॉइड करते हो, प्राइम मिनिस्टर तो बोलने से अवॉइड करते ही करते हैं। तो असल मुद्दों को छोड़ करके इन तमाम मुद्दों पर बात होती है। मगर मेरा इस सवाल, चूंकि आज हम बात कर रहे हैं वो टूट फूट पर, चूंकि वो एक भविष्यवाणी की है। अभी पिछले हफ्ते ही जब महाराष्ट्र में थे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने शिवसेना को, उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है उसको नकली शिवसेना भी कहते हैं वो, और शरद पवार को ऑफर दिया था कि आप एनडीए का हिस्सा बन जाओ और जो आपके ख्वाब है, जो सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो एक तरफ तो आप जो है वो उन्हें बुला रहे हो अपनी पार्टियों की तरफ, दूसरी तरफ जो है वो इंडिया ब्लॉक के ऊपर सवाल उठा रहे हो। तो ये दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है जी? देखिए, सबसे पहली बात तो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद की नीतियों को अपनाते हुए यदि कोई भी दल, यदि कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति यदि हमारी पार्टी में सम्मिलित होना चाहते हैं, हमारी विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। दूसरी बात कि कांग्रेस हो या इंडिया अलायंस के कोई भी दल, ये लगातार भ्रष्टाचार का जाप करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में जैसे ही किसी की गिरफ्तारी होती है उनके पेट में दर्द उठने लगता है। यदि किसी को जेल हो जाए तो फिर कानून को कटघरे में खड़े करते हैं, और जब उनको सशर्त जमानत मिल जाए तो वही वो कानून की दुहाई भी देते हुए नजर आते हैं। यानी कि इनके लिए अपराध करना, इनके दलों के लिए एक औपचारिकता, और ये कह सकते हैं कि उनके लिए एक शिष्टाचार सा बन गया है कि वो कितना भी अपराध करते जाए, कितना भी भ्रष्टाचार करते जाए, लेकिन देश की सरकार आंख मूंद कर उनको छोड़ दे, खुली छूट दे दे। तो मोदी जी ने पहले ही कहा था कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, और उसको वो अक्षर से पालन कर रहे हैं। और भविष्य में भी सत्ता या हमारी सीटें कितनी भी रहे, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में हमारी सरकार कोई भी समझौता नहीं करेगी। इस बात में बिल्कुल सच्चाई है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी, मैंने फिर कहा कि उसके हिस्ट्री में जाइए, शुरुआत कहां से होती है। कोई कहते हैं कि अब बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिखे हुए संविधान को कोई भी बदलने की बात करता हो, कोई धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कवायद करता हो, तो क्या उसका जवाब देना उचित नहीं है लोकतंत्र के इस मंदिर में? आप ही बताएं। और ये लोग, पर कांग्रेस तो ये सवाल पूछ रही है मैडम कि हमने कब कहा है, इनके मैनिफेस्टो में कहीं कोई ऐसी लाइन नहीं लिखी, कोई एक ऐसा लफ्ज नहीं लिखा, कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसमें मुसलमानों को कोई वो प्रॉपर्टी देने का या रिजर्वेशन देने का मामला हो। बार बार कांग्रेस के जो कौमी सदर है, नेशनल प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो टाइम मांग रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से कि मुझे मिलने का वक्त दे दो, मैं अपना मैनिफेस्टो लेकर के आना चाहता हूं। तो प्राइम मिनिस्टर टाइम नहीं दे रहे उनको। बार बार कांग्रेस यही तो कह रही है कि हमने तो कहा ही नहीं है। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर है, कोई धारा सत्ता में आने के बाद धारा 370 को फिर से बहाल करने की बात करता हो,
ट्रिपल तलाक को फिर से बहाल करने की बात करता हो, कोई धर्म के आधार पर आरक्षण करने की बात करता हो, तो ये कौन है ऐसे लोग? ये मैं ही पूछना चाहती हूँ। ये इंडी अलायंस के कांग्रेस, आरजेडी और स्टालिन जैसे लोग हैं जो लगातार ऐसी बातें करते हैं और ये कहते हैं कि हम जवाब न दें। ये इस देश में ये कौन सा लोकतंत्र का ये लोग इस ढंग से ये जो उलझन है बार बार ये बात को लेकर के उलझाया जा रहा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये तमाम चीजें हैं, जबकि कांग्रेस बार बार, चूंकि मैंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब टाइम मांग रहे हैं पिछले कई हफ्तों से कि प्राइम मिनिस्टर वक्त दे दीजिए, मैं लेकर के आना चाहता हूं उस मतलब जो है अपने मैनिफेस्टो को। तो ये उलझन क्या है, ये क्यों जो है वो मतलब क्या ये वाकई वो है कि लोगों को उलझा करके रखो, वो जब तक खोज करेंगे कि भाई ये सच्चाई क्या है तब तक जो है वो इंतखाबात निकल जाएंगे? देखिए, हिटलर के प्रचार मंत्री थे गोयबल्स जी। गोयबल्स का एक बहुत मशहूर वाक्य था, उन्होंने कहा था कि झूठ को अगर बार बार बोलो तो वो सच लगने लगता है। पहले दिन से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के ये धर्म के आरक्षण आधार पर आरक्षण देंगे, प्रॉपर्टियां छीन करके उधर दे देंगे, विरासत वाला मामला अलग लाया गया, और अब जो मोहतरमा बता रही थी कि 370 हटाएंगे, ट्रिपल तलाक को खत्म करेंगे, ये इन्होंने नया जोड़ दिया इसमें। इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, कहीं भी कोई जिक्र नहीं है इसका। लेकिन चूंकि बीजेपी अच्छी तरह से ये जानती है कि अगर हिंदू मुस्लिम करे बिना चुनाव लड़ा गया तो और मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया तो उनके लिए राहें बहुत मुश्किल हो जाएंगी जी। इसलिए पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री पहली बार जिस स्तर पर आए हैं बयानबाजी करने के लिए, वो अब से पहले का उनका स्तर बिल्कुल नहीं था। 2014 में वो विकास लेकर के बात कर रहे थे, 2019 में वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, पुलवामा के बहाने वो फर्स्ट टाइम वोटर से वोट मांग रहे थे पुलवामा के शहीदों के लिए। और अब इस बार उन्होंने जिस तरह से घुसपैठियों का जिक्र किया, फिर मुकर गए बातों से। कल ही एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, कह रहे थे मैंने हिंदू मुसलमान अब कहीं करूंगा तो मैं सार्वजनिक जीवन से अलग हो जाऊंगा। आज फिर वो शुरू हो गए उसी बात पर। मतलब खुद ही सुबह को कहते हैं और शाम को मुकर जा रहे हैं, और उसी बात को आगे बढ़ा देते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। बीजेपी के प्रवक्ता भी उस झूठ को बार बार फैला रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि आपका ये विरासत 2 मकान है तो 1 मकान ले लेंगे। प्रधानमंत्री जिस तरीके से समझा रहे थे कि 2 भैंस हैं तो 1 भैंस ले लेंगे, ट्रिपल तलाक खत्म कर देंगे या 370 हटा देंगे, जो चीज हो गई वो हो गई। अब एक मोहतरमा कह रही है धर्म के आधार पर आरक्षण, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होता कभी भी। पहली बात, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां मुस्लिम ओबीसी के जो कैटेगरी में आते हैं मुस्लिम ओबीसी, उन्हें आरक्षण मिलता है। कहीं भी इस देश में जो भी आरक्षण है वो धार्मिक आधार पर नहीं है बल्कि सामाजिक आधार पर है। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं। आरक्षण का आधार सामाजिक है ना कि धार्मिक। और इसके अलावा जो आर्थिक आधार पर आरक्षण शुरू किया प्रधानमंत्री मोदी ने, वो ईडब्ल्यूएस था। तो ये नया पैंतरा लेकर आए कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता, ना दिया जाता है। हाँ, ओबीसी कम्युनिटी को आरक्षण है। ओबीसी चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जो भी कम्युनिटी ओबीसी में आती है उसे आरक्षण मिलता है, ना कि धर्म के आधार पर मिलता है। वो पिछड़ेपन या उसके आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक आधार पर है। हाँ। और वो बीजेपी की सरकारों में मिल रहा है। जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां वो ऑलरेडी वो आरक्षण मिल रहा है और देश में पहले से लागू है। एक चीज को लेकर मुसलमान बार बार मांग करते रहे हैं, वो है एससी मुस्लिमों को रिजर्वेशन। हाँ। जो एससी सिख है, बौद्ध है, उन्हें आरक्षण मिलता है। जो एससी हिंदू धर्म को फॉलो करता है उन्हें आरक्षण मिलता है। लेकिन इसके अलावा जो ईसाई एससी है, वो मुस्लिम एससी है, उन्हें आरक्षण नहीं मिलता। इसकी मांग बार बार की जाती रही है, ईसाई संगठन द्वारा भी, मुस्लिम संगठनों द्वारा भी उसकी मांग है। लेकिन ये धार्मिक आधार तो आरक्षण में होता ही नहीं है, ना इस देश के संविधान में कहीं होता। हाँ, आपने धार्मिक आधार पर एक यहां पर एक कानून लेकर आई बीजेपी की सरकार, वो लाई थी CAA, जिसमें धार्मिक आधार पर एक कम्युनिटी को आपने बाहर कर दिया कि ना नागरिकता नहीं देंगे, बाकी धार्मिक आधार। तो ये चीजें हैं और प्रधानमंत्री उस झूठ को बोल रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता उसे आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। प्रभात त्रिपाठी जी भी हमारे साथ आ गए वापस। देखिए प्रभात जी, एक बात और है कि प्राइम मिनिस्टर लगातार राहुल गांधी को, और आज तो चूंकि उत्तर प्रदेश में थे तो अखिलेश यादव को भी वो शहजादा कह करके मुखातिब कर रहे हैं। एक तो ये इसके पीछे का मकसद जो है वो, हम चूंकि आप जर्नलिस्ट हैं सारी चीजों को समझते हैं क्या मकसद है। और साथ ही आज एक बार फिर राम मंदिर का उन्होंने जिक्र किया। वो कह रहे हैं कि अगर इंडी
गठबंधन की या इंडिया ब्लॉक की हुकूमत बन गई तो रामलला को फिर जो है वो कैद कर दिया जाएगा। वो कई बार इस तरह की बातें कर चुके हैं। चूंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि देखिए अभी आधी सीटों से ज्यादा जो है बाकी हैं उत्तर प्रदेश की, और यूपी जो है वो बताते हैं कि रास्ता है दिल्ली तक के सफर का, सियासी सफर का। खुर्शीद जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सारी चीजें हैं, आरक्षण, धार्मिक आधार, दोनों पार्टियां भ्रम में चल रही हैं। देश की जनता के सामने जितना भ्रम ये फैला रहे हैं उतना भ्रम ये भी फैला रहे हैं। ये मुझे बताएं, या सत्ताधारी जो पार्टी है अगर इसने कोई काम नहीं किया है जनता उखाड़ के बाहर फेंक देगी। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी, 30 साल बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट हुई। क्यों रिपीट हुई? जनता रिपीट करती है ना, प्रभात त्रिपाठी रिपीट नहीं करते हैं। आप मेरी समीक्षा को मत मानिए। आपने कौन से बड़े ऐसे निर्णय लिए इस देश के? 60 साल आप सत्ता में थे, ऐसा नहीं कि देश नहीं चला, देश खराब था, आपने कोई काम नहीं किया, आपने बहुत अच्छे काम किए। लेकिन आपको ये आत्ममंथन करना होगा, आपकी पार्टी को आत्ममंथन करना होगा कि आखिर आज देश की जनता आपके सामने आपको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है। आपके हम कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं, भ्रम दोनों फैला रहे हैं ना। भ्रम कोई एक पार्टी नहीं फैला रही है। आप उनके ऊपर बॉल उछालते हैं, वो उसको कैच कर लेते हैं, उसी पे वो चले जाते हैं, खटाखट हो चाहे कोई भी मुद्दे हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं जो राजनीति देख रहा हूं आज की तारीख की, देश की 140 करोड़ आवाम में, ठीक है उनके पास आप कहते हैं उनका सिस्टम है, वो सारे लोगों को उन्होंने कैद कर दिया है, मीडिया भी बिक गया है, न्यायपालिका भी बिक गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश की जनता क्या बिक गई है? जनता चुनाव लड़ रही है, आपका नेता जनता के बीच विश्वास क्यों नहीं बना पा रहा है? आपकी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी होकर छोटी पार्टी क्यों रह गई? रीजनल पार्टी के सामने आप घुटवन क्यों टेक रहे हैं? 17 सीटों पर क्यों लड़े आप उत्तर प्रदेश में? आप लड़ते बराबर से सीट मांगते हैं। ये प्रभात त्रिपाठी की एक समीक्षा है, आपको सुनना पड़ेगा। आपको इसलिए सुनना पड़ेगा कि जब मैं आपको सुन रहा हूं बड़े पेशेंस से सुनना, आपको मेरी समीक्षा भी सुननी पड़ेगी। तो आप जनता के बीच विश्वास बनाइए। जनता जनार्दन के बीच आप क्यों उखड़ गए थे, उस चीज पे आप आइए। ये राजनीति है, राजनीति में रणनीति आप भी बनाएंगे, रणनीति वो भी बनाएंगे। वो अपनी बैटिंग कर रहे हैं, आप भी अपनी बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन जनता के बीच विश्वास आप क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आधी आबादी में विश्वास क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आप उस कम्युनिटी में विश्वास क्यों नहीं बना रहे? जिस कम्युनिटी का आप आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, जिस कम्युनिटी के आप हिमायती हैं, आपने सत्ता में रहे, आपने क्या काम किए? आप अपने काम गिराइए ना। उन्होंने आपको बाहर क्यों कर दिया? उन्होंने आपको बाहर क्यों कर दिया? आप बताइए भैया, मुझसे गलती हो गई है, मेरा परसेप्शन तो था, मैं अपना परसेप्शन ठीक नहीं कर पाया। अब भैया आने वाले समय में मैं अपना परसेप्शन ठीक करूंगा। ठीक है सर, चूंकि अब 6-7 मिनट हमारे पास रह गए। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, बहुत सारी बातें हैं जो कही हैं, और ये बात से भी सच है कि दोनों तरफ से ही जो है वो मुद्दे उछाले जाते हैं। देखिए आज अखिलेश यादव ने पहली बार बोला है शायद, चूंकि लगातार उससे पहले दिल्ली के सीएम बोल रहे थे अरविंद केजरीवाल की योगी आदित्यनाथ को हटा सकते हैं 4 जून के बाद। तो मुद्दे तो इधर से भी उछाले जा रहे हैं, उधर से भी उछाले जा रहे हैं। क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र सिंह जी? मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद अनिल जी आपके पास आऊंगा। देखिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ किया कि जनता ने पहले एक लाइन बता दो, जो इनका 400 पार का नारा था उसको 400 हार में बदल दिया है। और उन्होंने तमाम मुद्दे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने उठाए, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की जानकारी के हिसाब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हैं, और तमाम बातें थी जो जनता के बीच में। मेरा ये कहना है, देखिए जब संविधान की बात हम लोग करते हैं तो हम नहीं करते। हमारे वरिष्ठ अभी पत्रकार जिस तरह से बोल रहे थे, आपको मैं बताऊं, आप चुनाव 2014 में प्रधानमंत्री जी मोदी जी के सरकार में आने के पहले एक विनोद राय जी हुआ करते थे सीएजी, जिनकी रिपोर्ट पर पूरे देश में हजारों करोड़ के घोटाले का केंद्र सरकार पर आरोप लगा। आज वो तमाम संस्थाएं, शायद आपको भी न याद हो कि आज सीएजी कौन है, सीबीसी कौन है, सीआईसी कौन है, यूपीएससी चेयरमैन कौन है, तो तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं। उनकी जो उनकी महत्ता थी, उनकी उपयोगिता थी, जो उनकी ग्रेविटी थी, उनको इस सरकार ने समाप्त कर दिया। उनको एक तरह से एक नेपथ्य में धकेलने का काम किया। इसलिए चिंता होती है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोकसभा लड़ रहे सांसद संविधान बदलने की बात करते हैं। आसाम के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आते हैं और कहते हैं 400 सीटें दीजिए और हम अयोध्या के बाद मथुरा काशी लाएंगे। शायद उनको ज्ञात नहीं अयोध्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना, लेकिन इस तरह की बात ध्रुवीकरण के लिए करते हैं। दूसरा मैं महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूं कि अगर 2024 में चुनाव हो रहा है, 2014 से लगातार आपकी सरकार चल रही है,
तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारा घोषणा पत्र आप मत पढ़िए, जो हम घोषणा पत्र लेके आए हैं हम उस जनता को बताने का काम कर रहे हैं। हमारा घोषणा पत्र जनता पढ़ रही है कि हम सरकार में आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम गरीबों को के लिए कौन सी योजनाएं लेके आए, हम महिलाओं को पेंशन देंगे, हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम किसानों को पेंशन देंगे, हम बता रहे हैं। आप कांग्रेस का समाजवादी पार्टी मत पढ़िए, आप 2014-2019 में जिस घोषणा पत्र को लेके आए थे उसको पढ़ के जनता को बताने का काम करिए। जनता जानना चाहती है उसका कितना आपने उसको पूरा किया है, और उसके बाद अगर आप उसको पूरा कर लिए हो तो 2024 में जो घोषणा पत्र लिया उसको पढ़िए। सीधी सी बात है, आपको हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और गाय भैंस गोबर और साथ साथ मटन और चिकन करने की जरूरत ही नहीं है। आप 14 का 19 का घोषणा पत्र करिए, 2022 का उत्तर प्रदेश का घोषणा पत्र पढ़िए, और अगर उसको पूरा कर लिए तो आप अपना संकल्प पत्र इसको लेकर के 2024 ठीक है। अनिल सिंह जी, देखिए, मैं अभी हमारी बीजेपी की मित्र कह रही थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। प्रधानमंत्री के जुमले की एक और सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये रिसेंट टाइम्स में सबसे बड़ा जुमला ही यही है कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप किस तरीके से 4 दिन पहले जब भाषण देते हैं और बताते हैं कि टेम्पो भर भर करके काला धन जा रहा है अडानी और अंबानी के घर से, तो आप बताइए आपके पास सारी की सारी एजेंसी है, आप ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को क्यों नहीं भेज देते हैं? आप जो मुद्दों इस समय हिंदुस्तान के सामने है वो सवाल बनता है कि सारे के सारे 95% केसेस ईडी में सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर क्यों होते हैं? आप रब्बानी साहब एक नेता का नाम बताइए कि हिंदुस्तान में जो पार्टी पाला बदल कर बीजेपी के पास आ गया हो, उसके पास कोई भी छापेमारी हो, ईडी ने कभी भी उसको बुलाया हो। इनफैक्ट एक ऐसे नेता है महाराष्ट्र के जो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि जब से मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है तब से मुझे रात में नींद अच्छी आती है, क्योंकि अब मुझे भरोसा है कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स। अनिल जी, वॉशिंग मशीन भी कोई चीज होती है, वॉशिंग पाउडर भी कोई चीज होता है, प्लीज समझिए इस बात को। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रब्बानी जी। मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूं, हमारे जो मित्र थे अभी प्रभात जी, शायद आगोश में मेरी बातें उनको अच्छी नहीं लगी हूं, आपकी मैं पूरी सम्मान करता हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि अभी आपने 35 साल आप पत्रकारिता में रहे, अगला 10 साल 20 साल जो भी आपके पास समय है पत्रकारिता के लिए, आप सरकार से सवाल पूछना शुरू करिए। बिल्कुल, असल में देखिए अनिल जी, बात सही है सर, सवाल तो देखो पूछते हैं। पता क्या है, मतलब ये आज का इश्यू जो है वो सरकार से सवाल पूछने का नहीं था। आज का इश्यू जो है वो प्योर पॉलिटिकल था और सियासी पार्टियों पर था और गठबंधन के ऊपर था, तो सवाल तो पूछते हैं। कई बार बीजेपी वालों से भी बहस होती है। अब चूंकि वक्त की कमी है सर, वक्त की कमी है। प्रीति जी देखिए, आपके पास आ रहा हूं मैं आखिर में। सीधी सी बात यह है, 1 घंटे की बहस में एक बात सामने निकल करके आई है और वो ये है कि भ्रम की सियासत कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी, भ्रम फैला रहे हैं। भ्रम फैलाने की सियासत बंद होगी कि नहीं होगी? कम से कम वक्त में देखिए, अब मोदी जी भ्रम फैला रहे हैं कि अभी हमारे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता भ्रम फैला रहे हैं। मैं उनसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ कि गलत डाटा पेश न करें। अभी ईडी के जितने भी मामले चल रहे हैं, 7% ही मामले राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं नेताओं के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने उल्टा कहा, तो पहले जानकारी दुरुस्त कर ले। नहीं, दूसरी बात, प्लीज मैं टोक रहा हूँ, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं टोक रहा हूँ। देखिए, वो जो उन्होंने कहा है उस बात को समझिए। नेचुरल करप्ट पार्टी और फिर आपके जो है वो आसाम के चीफ मिनिस्टर और फिर बहुत सारे लोग हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं तो लेटेस्ट बात पर जा रहा हूं जो उन्होंने तेलंगाना में बोली थी प्राइम मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा था कि टेम्पो में भर करके पैसा जा रहा है, तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि भाई अगर टेम्पो में भर करके पैसा जा रहा है तो इसका मतलब आपका एक्सपीरियंस है और आपके पास एजेंसीज हैं, उन्हें भेज करके आप जांच कराइए। तो अगर प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं टेम्पो में भर करके पैसा जा रहा है तो जांच क्यों नहीं करा रहे? इसका मतलब भ्रम फैला रहे हैं। जी देखिए, अब मेरे बोलने के समय में भी आप प्लीज आप बोलिए। हाँ, पूरा 1 मिनट बोलिए, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा। हाँ, और देखिए, ये गलत आंकड़ा पेश न करें, ये सच्चाई के साथ रखें तो अच्छा होगा। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के ही शासन काल में आज 33% महिला आरक्षण बिल जो है वो दोनों सदनों में पेश भी हुआ और पास भी हुआ। और इनको जब मौका मिला था इतने वर्ष तक, तो इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या किया? बिहार में ही शुरुआत हुई कि सुशील मोदी जी, नीतीश कुमार जी के शासन काल में 2005 में यहाँ पर पंचायत निकाय चुनाव में 50% महिला आरक्षण दिया गया। तो एनडीए सरकार जहाँ जा रहती है महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। और देखिए, हम लोग का जो नारा है पार्टी का कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ मतलब सबका, वो किसी भी धर्म के हो, लेकिन ये जो मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं, जब आपने अभी हमारे प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि नहीं धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, सबको पता है,
चलिए ठीक है, सबको पता है, फिर बात करेंगे किसी दिन और, बात लंबे चौड़े मतलब जो है अंदाज में बात करेंगे और ज्यादा लंबे सवाल पूछे जाएंगे बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी। बहरहाल आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर एक मोटी सी बात यह है कि ये सियासत का वक्त है, चुनाव का वक्त है, और चुनाव के वक्त सियासत और ज्यादा बढ़ जाती है, मगर जो भ्रम फैलाने की सियासत है वो किसी भी दल की तरफ से हो, किसी भी पार्टी की तरफ से हो और किसी भी लीडर की तरफ से हो, नहीं होनी चाहिए। चूंकि भ्रम फैला करके लोगों को गुमराह करके वोट हासिल करने से कोई बहुत ज्यादा बड़ा फायदा नहीं होगा जमहूरियत का। बहरहाल आप तमाम जुड़े मेरे साथ, तमाम का शुक्रिया और तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया। फिलहाल मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।